बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, व्यवसाय अध्ययन के कक्षा 11वीं में जो पहला अध्याय हमारा व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंदर हमने खंडों में विभाजित कर इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया। और जहां तक मैं समझता हूं कि आप अपनी कॉपी में भी लिख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक शब्दावली को समझ कर करने का प्रयास कर रहे हैं और सरल भाषा में समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, व्यवसाय के क्षेत्र को समझने के बाद, व्यवसाय अवधारणा को समझने के बाद, व्यवसाय क्रियाओं को समझने के बाद हमने व्यवसाय क्रियाओं की विशेषताओं को व्याख्या सहित भी समझा। तत्पश्चात मैंने व्यवसाय की जो कुछ प्रमुख शब्दावली और विशेष अर्थ को भी समझाने का प्रयास किया, जिसमें व्यवसाय की इकाइयां क्या है, व्यवसाय प्रारंभ कैसे किया जाता है, उन शब्दों को भी हमने गत वीडियो में समझा। और मैंने जब आर्थिक जो क्रियाएं थी उसके अंदर बताया था कि व्यवसाय भी उसके अंदर शामिल रहता है और पैसा भी शामिल रहता है और रोजगार भी शामिल रहता है। अब व्यवसाय, पैसा और रोजगार को मैंने मुख्य शब्द रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया था कि व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, पैसा क्या है, एक विशेष योग्यता के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, और रोजगार किसी के अंडर में रहकर, नियोक्ता के अधीन रहकर कार्य करना और अपनी वेतन और मजदूरी कमाकर अपना संचालन करना, ये सब रोजगार के अंदर शामिल है। आज का जो वीडियो है ये प्रमुख रूप से पैसा, व्यवसाय और रोजगार की तुलना को बताएगा और वास्तव में इन तीनों में क्या अंतर है, इसके कुछ 7 बिंदुओं के माध्यम से हम सीखेंगे। इसके आधार और इसकी प्रणाली को हम समझेंगे कि वास्तव में ये किस आधार पर ये तीनों अपने आप में अलग रूप लेकर चलते हैं। विद्यार्थियों, इसको आपको साथ साथ वीडियो देखने के बाद आप वापस वीडियो को पुनः रिवाइज कर इसे अपनी कॉपी में लिखें और इस अंतर को समझें, क्योंकि ये प्रश्न भी बन सकता है। आज हम जानेंगे कि वास्तव में पैसा और व्यवसाय रोजगार में क्या अंतर है। गौर करें विद्यार्थियों, व्यवसाय, पैसा और रोजगार की तुलना करेंगे। व्यवसाय, पैसा व रोजगार की तुलना, आपस में तुलना करेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर है और ये तीनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है। व्यवसाय, पैसा व रोजगार की तुलना हम करेंगे कि वास्तव में व्यवसाय, पैसा और रोजगार में क्या विभिन्नताएं हैं और ये क्यों एक दूसरे से अलग है। कुछ प्रमुख बिंदु है, इन बिंदुओं को हम समझेंगे। वास्तव में इन बिंदुओं को हम समझ कर ही करेंगे कि इसमें भिन्नता ये क्यों दर्शाता है, इसके अंदर भिन्न रूप क्यों है, आपस में ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ये आर्थिक क्रिया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं धन कमाया जाता है, कहीं ना कहीं लाभ कमाया जाता है, मगर ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा जो आज का वीडियो है और आज का जो लेक्चर है वो व्यवसाय, पैसा और रोजगार की तुलना के संदर्भ में ही होगा। गौर करें विद्यार्थियों, पहला बिंदु है कि इसकी स्थापना की विधि। स्थापना की विधि का मतलब है जब व्यवसाय किया जाए, पैसा किया जाए और रोजगार किया जाए तो उसको स्थापित कैसे किया जाए, इसकी क्या विधि हो जब ये स्थापित हो जाए और ये संपूर्ण रूप से संचालित हो, इसकी स्थापना की विधि क्या है, इस विधि को हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी, व्यवसाय के लिए व्यवसाय कौन चलाता है? एक उद्यमी चलाता है, जो उद्यम करता है, जोखिम और साहस को लेकर चलाता है। उसमें उसको हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। एक उद्यमी व्यवसाय चलाता है और व्यवसाय चलाने के लिए उसकी स्थापना करता है, कैसे करता है उसके लिए गौर करें विद्यार्थी। जब वो व्यवसाय चलाता है तो एक उद्यमी व्यवसाय चलाता है तो उसका स्वयं का एक निर्णय होता है, वो स्वयं निर्णय लेता है। और कुछ अगर औपचारिकता है व्यवसाय चलाने की, औपचारिकता का मतलब है कोई कानूनी कार्रवाई हो या कोई प्रणाली हो, कुछ नियम हो, कुछ कागजी कार्रवाई हो, ये अगर करनी हो तो वो पूरी कर ले, वो सब औपचारिकता होती है। उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एक उद्यमी अपने निर्णय के अनुसार व्यवसाय चला सकता है। तो गौर करें, पहले हम पढ़ेंगे व्यवसाय, उसके बाद पैसा, उसके बाद रोजगार। एक उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो तो व्यवसाय स्थापित हो सकता है। एक उद्यमी होता है, वो अपना निर्णय ले लेता है कि मुझे व्यवसाय चलाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि मुझे बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाकर कुछ वस्तुओं का उत्पादन करना है, जैसे कि होलसेल फैक्ट्री लगानी है, कुछ रॉ मटेरियल उत्पादन कर सामग्री उत्पादन कर, जैसे कि कोई पंखा, उषा पंखे की कोई फैक्ट्री लगानी है तो उत्पादित करने के लिए फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री, उस उद्यमी का जो निर्णय होगा कि हाँ मुझे फैक्ट्री स्थापित करनी है, उस निर्णय के अनुसार वो फैक्ट्री लगा लेगा। उसके लिए उसकी पूंजी की आवश्यकता रहेगी विद्यार्थी, वो आगे हम बात करेंगे। अब सिर्फ हमारा बिंदु है कि स्थापना की विधि,
स्थापना की विधि है कि उद्यमी अपना निर्णय लेगा। अब वो जब फैक्ट्री लगाएगा तो कुछ कानूनी औपचारिकताएं होगी, उस जमीन को कैसे अलॉट करना है वो सब कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेगा। यदि कानूनी औपचारिकता आवश्यक है तो, आवश्यक नहीं है तो जरूरी नहीं है। ये विद्यार्थियों है व्यवसाय के संदर्भ में स्थापना की विधि। अब पैसे का कैसे स्थापना होती है उसके बारे में हम बात करेंगे विद्यार्थियों, गौर करें। पैसे की स्थापना कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। पैसा किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है विद्यार्थियों। कोई प्रोफेशन कर रहा है, जैसे कि कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल रहा है तो उसके पास एक व्यवहारिक योग्यता का, उसके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई संस्था के अंदर कार्य कर रहा है, कोई ज्यादा किसी संस्था का कार्य ले रहा है तो वो व्यवसायिक संस्था का कार्य ले रहा है, एक सी होता है वो पैसे का कार्य करता है, तो उसके पास उस संस्था की सदस्यता होनी चाहिए, और सदस्यता वो मेंबरशिप जिसे बोलते हैं, और उसके पास व्यवहारिक योग्यता, जो उसने व्यवहारिक योग्यता ग्रहण की है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ही वो उसकी स्थापना कर पाता है। क्योंकि इसके अंदर स्किल होती है, अपनी कौशलता होती है, अपनी विशेष चातुर्यता के माध्यम से ही इंसान पैसा कर सकता है। और वो जैसे कि सीए है, जैसे कि एक टीचर जैसी किसी संस्था के अंदर लगता है तो उसके पास वो टीचर वहां लग रहा है और टीचर वहां लगकर अपनी स्थापना मजबूत कर रहा है, तो उसके पास कम से कम वो बीएड की हुई होनी चाहिए। किसी व्यावसायिक संस्था है या फिर कोई एक स्कूल संचालन है, अब स्कूल संचालन के अंदर वो जा रहा है और वहां वो टीचर का कार्य करेगा तो वहां उसके पास बीएड की हुई होनी चाहिए और अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तो ही वो स्थापित हो सकता है अपनी योग्यता अनुसार। अब एक अकाउंटेंट किसी संस्था के अंदर कार्य करेगा अपनी स्किल डेवलपमेंट के आधार पर, तो उस संस्था के अंदर, व्यवसायिक संस्था के अंदर जब वो कार्य करेगा तो वो उसकी सदस्यता को ग्रहण करे और उसे व्यवहारिक योग्यता का, उसके पास अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र हो, तो ही वो स्थापित हो सकता है, अपनी स्थापना कर सकता है, स्थापित विधि हो सकती है। अब रोजगार के अंदर नियुक्ति तथा सेवा का समझौता होता है। मैंने आपको पहले बताया रोजगार के अंदर एक कर्मचारी किसी नियोक्ता के अधीन रहकर कार्य करता है, और अब वो किसी नियोक्ता के अधीन रहकर जब कार्य कर रहा है तब उसकी नियुक्ति होगी, वहां वो पोस्टिंग होगा और तथा सेवा का समझौता होगा, जो वो सर्विस देगा उनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि वास्तव में आपको इतना यहाँ रोजगार करना है। जैसे कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी कहीं टीचर लग जाता है तो गवर्नमेंट के बीच में भी उनका एक समझौता होता है, बॉन्ड बनाया जाता है कि आपको इस पद पर रहते हुए ये कार्य करना है, और जो है आप जब वो पद छोड़ रहे हो तो आपको कुछ राशि भी लौटानी पड़ती है, जब उस पद को छोड़ो दूसरी की तरफ आप जाते हो। तो विद्यार्थी गौर करें तो नियुक्ति तथा सेवा का समझौता, अब आप किसी के साथ कार्य कर रहे हो, किसी के साथ उसके अंडर में रहकर कार्य कर रहे हो, कोई भी कंपनी के अंदर कार्य कर रहे हो, कोई कार्य इस प्रकार हो तो आपके बीच में कंपनी के नियोक्ता और आप कर्मचारी के बीच में एक समझौता होगा। आप सर्विस, आप जिस प्रकार सेवा दोगे, सेवा के समझौते के अनुसार आपको राशि या वेतन या मजदूरी मिलेगी। तो नियुक्ति होगी, पहले वो कहीं जाएगा किसी कंपनी में तो उसकी पोस्टिंग होगी, नियुक्ति होगी उसकी योग्यता अनुसार, तथा फिर उसके बीच में सेवा और समझौता होगा। गौर करें तो ये स्थापना की विधि में व्यवसाय, पैसा और रोजगार को हमने इस प्रकार समझा। अब देखो कार्य की प्रकृति क्या है, व्यवसाय का क्या कार्य है, उसका प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो गौर करें, जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता प्रदान करवाना, जनता को वस्तुएं उपलब्ध करवाना, जनता को सेवाएं उपलब्ध करवाना और उनको सुलभ यानी कि सस्ती दरों पर, कम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना, उन्हें सुलभ करवाना ताकि वो जनता उसका उपयोग ले सके, ये व्यवसाय का कार्य रहेगा। पैसे का क्या कार्य रहेगा, ये एक व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करवाता है। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपनी व्यक्तिगत विशेषज्ञता होती है, उसके पास पर्सनली अपना ज्ञान होता है, उस विशेषज्ञता से वो क्या करेगा, सेवाएं प्रदान करवाएगा, सर्विस देगा, विभिन्न प्रकार के जो रोगी है उनका इलाज करेगा, वो अपनी सेवाएं प्रदान करवाएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें सीए, तो सीए लेखा जोखा रखेगा, विभिन्न प्रकार के ऐसे टैक्स वगैरह, इसकी प्रणाली, विभिन्न प्रकार के रिटर्न्स, इनकम टैक्स वगैरह वो सीए अगर भरता है, वो उसकी व्यक्तिगत विशेषज्ञता है और उसके आधार पर वो सेवाएं प्रदान करवाता है विभिन्न प्रकार के अपने कस्टमरों को। अब रोजगार के अंदर सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना होगा, जो सेवा देगा वो समझौते के अनुसार, एक एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार दिया जाएगा और सेवा नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। जैसे कि एक संस्था के अंदर कोई कार्य कर रहा है, किसी एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार शुदा है और वहां कार्य कर रहा है, कोई कंपनी के अंदर वो कार्य कर रहा है, जैसे कि कोई वो हिसाब किताब का ही कार्य कर रहा है। अब जब वो हिसाब किताब का कार्य कर रहा है तो वो सेवा देगा, वो एक नियमों के अनुसार
की उपलब्धता प्रदान करवाएगा, नियमों से वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो किसी के अधीन कार्य कर रहा है। तो उस कार्य की प्रकृति क्या होगी, सेवा समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। जो सेवा होगी वो समझौते के अनुसार और नियमों के अनुसार ही प्रदान करनी पड़ेगी। अब योग्यता इसके अंदर क्या निर्धारित है, व्यवसाय के अंदर क्या निर्धारित है योग्यता, गौर करें। पेशे के अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए और रोजगार के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, व्यवसाय बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है, भले वो अनपढ़ हो, भले वो पढ़ा लिखा हो। कई अनपढ़ लोग भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बाड़मेर की दृष्टि में उदाहरण दूं तो तन सिंह जी चौहान, जिन्हें साइन भी नहीं करने आते थे, मगर वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन उभर कर सामने आए। ऐसे कई बिजनेसमैन हुए जो अनपढ़ होकर भी उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। तो सीधी सी बात है, ये सीधा सा उदाहरण है। तो बिजनेस व्यवसाय करने में उसमें किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कोई भी न्यूनतम योग्यता यानी कि कोई भी एलिजिबिलिटी 10वीं पास, 8वीं पास, 12वीं पास कुछ नहीं होना चाहिए। आप में वो एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए, वो आपके अंदर एक उद्यम का साहस होना चाहिए। तो आप आराम से व्यवसाय कर सकते हो। तो किसी भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। और पैसे के अंदर तो आपको पता ही है, अगर डॉक्टर बन रहा है तो प्रशिक्षण करके आएगा, तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। सीए बन रहा है तो प्रशिक्षण कर फिर ही वो सीए बन रहा है। विशेष क्षेत्र के अंदर जैसे कि डॉक्टर विशेष क्षेत्र की योग्यता है, तो विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता अति आवश्यक है। जैसे कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो सीधी सी बात है वो कॉमर्स फील्ड से होगा, उसकी योग्यता कॉमर्स फील्ड से होगी। और वो सीपीटी और सीए का पूरा एग्जाम क्लियर कर प्रशिक्षण प्राप्त कर आया होगा। अगर वो डॉक्टर है विशेष क्षेत्र के अंदर तो वो साइंस का स्टूडेंट होगा, एमबीबीएस करके आया होगा। एमबीबीएस करने के बाद वो प्रशिक्षण जो एमबीबीएस के साथ प्रशिक्षण वो ले रहा है वो सब उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण होना चाहिए, तो विशेष योग्यता अति आवश्यक जरूरी है। विद्यार्थियों गौर करें, पेशे के अंदर रोजगार के अंदर नियोक्ता के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण होने चाहिए। अब एक कर्मचारी किसी संस्था के अंदर कार्य करने के लिए अपनी योग्यता प्रदान करवाता है, वो बोलता है कि मुझे हिसाब किताब का काम आता है, तो कम से कम उसके पास वो योग्यता हो कि वो बीकॉम का स्टूडेंट हो, वो टैली कर चुका हो। तो एक नियोक्ता क्या करता है, निर्धारित योग्यता निर्धारित करता है और उसकी थोड़ा प्रशिक्षण, जैसे कि उसने टैली कर ली, अब टैली कर वो आया है तो जरूर वो संस्था के अंदर कार्य कर सकेगा। तो नियोक्ता के द्वारा निर्धारित योग्यता, जो संस्था का मालिक है, जो संस्था का प्रबंधक है या नियोक्ता है, वो उस कर्मचारी की योग्यता निर्धारित करेगा। उसके अनुसार जो योग्यता होगी वो योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर उसको रोजगार उपलब्ध करवाएगा। तो इसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता व्यवसाय के अंदर और पैसे के अंदर विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता अति आवश्यक होनी ही चाहिए। और यहाँ नियोक्ता के द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण होना जरूरी है। प्रतिफल, विद्यार्थियों ये प्रतिफल यानी कि एक व्यवसाय करता है तो व्यवसाय करने के पश्चात उसे क्या उसके उपलक्ष्य चाहिए, वस्तुओं को अगर बेचता है तो उसे वापस क्या चाहिए, वो लाभ के लिए व्यवसाय करता है। तो विद्यार्थियों यहाँ वो अर्जित लाभ के लिए व्यवसाय कर रहा है, किसी धन कमाने के लिए कर रहा है और वो लाभ कमाएगा। और यहाँ जब भी एक डॉक्टर हो या सीए हो या वकील हो, वो अपनी चातुर्यता से जब कार्य करता है तो उसके बदले प्रतिफल क्या लेता है, किसी कर्मचारी या अपने क्लाइंट को या फिर कोई रोगी को जब डॉक्टर चेक करता है, वकील अपने क्लाइंट को से कंसल्ट करता है, उनसे बात करता है, सीए अपने क्लाइंट से कंसल्ट करता है, उनकी लेखा जोखा का हिसाब रखता है, उनके आयकर प्रणाली का हिसाब रखता है सीए, तो उनसे क्या उसके उपलक्ष्य में प्रतिफल लेता है, फीस लेता है। गौर करें। और जब एक कर्मचारी किसी रोजगार या फिर किसी नियोक्ता के अधीन कार्य करके रोजगार उपलब्ध करवा तो क्या लेता है, वेतन लेता है। गौर करें, वेतन लेता है और मजदूरी लेता है। कोई संस्था है और जहां मजदूर अपने किसी कर्मचारी, जैसे कि ठेकेदार है, ठेकेदार के नीचे मजदूर कार्य कर रहे हैं तो ठेकेदार उन्हें क्या देगा, मजदूरी देगा। और एक संस्था किसी कंपनी कोई कार्य कर रही है, उसके में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है जो पढ़ा लिखा हो, तो वहां उसको वेतन मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। गौर करें विद्यार्थियों। जोखिम, अब जोखिम कितना रहता है व्यवसाय में, कितना रहता है पैसे के अंदर और कितना रहता है रोजगार के अंदर। विद्यार्थियों व्यवसाय के अंदर तो जोखिम की अगर मैं बात कहूं तो अनिश्चित है। जोखिम कभी भी हो सकता है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है कितना जोखिम होगा कितना नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यवसाय की दृष्टि के अंदर देखा जाए तो कभी हानि भी हो सकती है, कभी लाभ भी हो सकता है। तो जोखिम की यहाँ तो अनिश्चितता है।
लाभ भी यहाँ अनिश्चित है, गौर करें, तथा अनियमित जोखिम सदैव स्थिति बनी रहती है। कि अनियमित का मतलब है कोई नियमित नहीं है कितना जोखिम होगा, जोखिम की स्थिति सदैव बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है कि व्यवसाय करने वाला जो उद्यमी होता है उसे जोखिम साहस के साथ ही व्यवसाय करना पड़ता है। और यहाँ फीस नियमित और निश्चित कुछ जोखिम भी है। यहाँ क्या है जोखिम, फीस कैसी होती है या नियमित होती है कि विद्यार्थी पैसे के अंदर एक व्यक्ति जब पैसा करता है, डॉक्टर अपना एक क्लिनिक खोल के बैठा है या फिर सीए अपने ऑफिस लगा के बैठा है, तो उसमें फीस निश्चित होती है, वो फीस निश्चित लेता है, नियमित होती है एवं निश्चित होती है। कि डॉक्टर की फीस है कि 200 रुपए, तो 200 रुपए उसे देनी है, सीए की भी 100 रुपए है, जो भी है, जो इनकम टैक्स की फाइल वो भरता है, तो जो भी निश्चित फीस है वो फीस नियमित होती है, निश्चित होती है। और कुछ जोखिम भी होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कोई क्लाइंट आए ही भी नहीं, कुछ डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल लगा के बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि उस हॉस्पिटल में मरीज आए भी नहीं, तो कुछ जोखिम की स्थिति भी रहती है, गौर करिए। और अगर हम रोजगार की बात करें तो फिक्स एंड नियमित वेतन होता है। एक कर्मचारी किसी कार्य कर रहा है संस्था के अंदर, वो फिक्स बोल देता है कि मुझे इतना वेतन चाहिए, तो उसे उतना वेतन मिल जाता है। अब ये परिस्थितियां, तो उसके अंदर जोखिम की संभावना बिल्कुल कम रहती है, बिल्कुल कम, नो रिस्क रहता है। एक मजदूर जब दहाड़ी मजदूरी करता है किसी के नीचे रहकर, तो उसे शाम को 300 रुपए मिलने हैं, तो यहाँ फिक्स और नियमित वेतन होता है, तो इसके अंदर जोखिम बिल्कुल नहीं होता है रोजगार के अंदर, गौर करें विद्यार्थियों। पूंजी का निवेश, जब व्यवसाय प्रारंभ करना हो तो पूंजी का हम कितना निवेश कर सकते हैं व्यवसाय के अंदर, पेशे के अंदर और रोजगार के अंदर। विद्यार्थी गौर करें, व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आपको पूंजी लगानी होगी। अब मुझे बहुत ही बड़ा फैक्ट्री लगानी है तो मुझे पूंजी की आवश्यकता होगी। मैंने बोला व्यवसाय करने से पहले आपके पास पूंजी होना जरूरी है। अब मेरे फैक्ट्री का आकार बहुत बड़ा है, मुझे बहुत बड़े उत्पादन करना है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट उपकरण लाने हैं, तो मुझे पूंजी बहुत सारी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार के आधार पर ही पूंजी का निर्धारण होगा। व्यवसाय बहुत बड़ा करना है तो पूंजी उतनी बड़ी लगानी पड़ेगी। अगर मुझे व्यवसाय सिर्फ एक चाय की दुकान खोलनी है, तो चाय की दुकान भी खोलनी है, वो भी मुझे छोटा सा एक कबर्ड लगाकर खोलनी है, तो मुझे पूंजी कम लगानी पड़ेगी। अब मुझे सब्जी का ठेला खोलना है और व्यवसाय स्टार्ट करना है, तो मुझे और भी पूंजी कम लगानी पड़ेगी। जैसे हम व्यवसाय जितना बड़ा करेंगे उतनी पूंजी भी बड़ी लगानी पड़ेगी। अगर हम बात करें पेशे की, तो स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता है। जब एक डॉक्टर क्लिनिक खोलता है, अब उसकी क्लिनिक छोटी क्लिनिक है तो उसे पूंजी भी सीमित है कि ज्यादा से ज्यादा कितने 10 लाख लगा सकता है, 20 लाख लगा सकता है, 30 लाख लगा सकता है। तो एक सीमित पूंजी की यहाँ आवश्यकता रहती है। और व्यवसाय की दृष्टि से कोई पूंजी सीमित नहीं होती है, कितना भी बड़ा आप व्यवसाय करो तो कितनी भी ज्यादा पूंजी लगाओ, तो यहाँ स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी की यहाँ आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जब रोजगार करने जाता है तो वो अपने कागजात या अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाता है और अपनी योग्यता के अनुसार वहां लग जाता है, तो उसे पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती है। मगर पेशे के अंदर सीमित पूंजी की जरूरत रहेगी। और व्यवसाय के अंदर व्यवसाय की प्रकृति, उसके आकार को दृष्टिबाधित रखते हुए ही पूंजी की आवश्यकता रहती है। हित का हस्तांतरण, विद्यार्थियों गौर करें, हित के हस्तांतरण की अगर हम बात करें तो हित के हस्तांतरण में व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखें तो हित के हस्तांतरण में कुछ औपचारिकता संभव के साथ संभव है। जैसे कि कुछ औपचारिकता अगर पूरी हो जाए तो एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का हस्तांतरण कर सकता है, औपचारिकताओं के साथ हस्तांतरण कर सकता है। और अगर हम बात करें पेशे में तो वो अपना हस्तांतरण नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। विद्यार्थियों गौर करें, हित हस्तांतरण में कुछ औपचारिकताओं के साथ व्यवसाय अपनी एक व्यवसायी है वो अपने हस्तांतरण कर सकता। हस्तांतरण का मतलब है अपने व्यवसाय को किसी दूसरे के हाथों में थोपना, कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जाए, जो कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी कर किसी दूसरे को बेच सकता है। मगर पेशे की बात करें तो क्या हस्तांतरण कर सकता है? पेशे में हस्तांतरण नहीं कर सकता। इसका कारण ये है, पेशे में हस्तांतरण क्यों नहीं कर सकता? जैसे कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो ज्ञान की कौशलता है, मेरी विशेषज्ञता मैं दूसरे इंसान को कैसे दे दूंगा? मेरे ज्ञान मैं उसको दूसरे इंसान के अंदर कैसे दे दूंगा? अगर सपोज मैंने उसको सिखा भी दिया अपना ज्ञान, मगर उसके पास वो डिग्री कहां से लाएगा? वो जब भी कोई कार्य करेगा तो कोई ना कोई, जब पेशेंट वगैरह आएंगे करेंगे तो उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। डिग्री मैं उसे कैसे अपनी प्रदान, ज्ञान तो मैं दे दूंगा, किस प्रकार वो कार्य करे,
किस प्रकार वो उसमें निपुण हो जाए, मगर उसके बाद डिग्री की उपलब्धता नहीं होगी। डिग्री के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उन्हें एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा। उसी आधार पर रोजगार के अंदर भी कोई कर्मचारी किसी जैसा कोई कार्य कर रहा है, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर या कहीं कार्य करने जा रहा है, तो अपना कार्य किसी और को कैसे दे सकता है? वो खुद जाएगा तो ही वो मजदूरी कर पाएगा। या फिर किसी में एक योग्यता है, किसी संस्था के अंदर वो अकाउंट का काम कर रहा है, तो उसे खुद को ही वहां जाना पड़ेगा और अपनी योग्यता उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो ये जो हितों का हस्तांतरण है कुछ औपचारिकताओं के साथ व्यवसाय के अंदर, मैं अगर बात करूंगा व्यवसाय के अंदर, आगे मैं जब संगठनों की बात करूंगा तब साझेदारी के अंदर विभिन्न प्रकार के साझेदार होते हैं। नाम मात्र के साझेदार, सिर्फ दिखावी रूप के साझेदार, सिर्फ लाभों में साझेदार, वो कई है जो अपने हितों का हस्तांतरण करते हैं और पेशे में हितों का हस्तांतरण नहीं होता है और रोजगार में भी हितों का हस्तांतरण नहीं होता है। इसका एक और बिंदु है कि आचार संहिता। आचार संहिता से अपन तात्पर्य कह सकते हैं कि इसके अंदर आचार संहिता की प्रबलता प्रदान नहीं रहती है और इसके अंदर आचार संहिता रहती है। आचार संहिता में नियम और कानून, ये जो पेशे के जो नियम होते हैं कानून के अंदर आचार संहिता रहती है। और रोजगार के अंदर भी जो व्यवसायिक दृष्टि के अंदर जो आचार संहिता वो रहती है, यहाँ आचार संहिता की उपलब्धता प्रदान नहीं है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने व्यवसाय, पेशा और रोजगार को तुलना के माध्यम से समझा, इसकी कैसे स्थापना होती है, फिर इसकी कार्य का इसकी प्रकृति क्या है, इसके अंदर क्या योग्यता रहती है, इसका क्या प्रतिफल है, प्रतिफल यानी कि कुछ कार्य करने के बदले उन्हें क्या वापस मिलता है, या लाभ मिलता है, या फीस मिलती है, वेतन या मजदूरी मिलती है। जोखिम इसके अंदर अनिश्चित है, जोखिम सदैव रहता है, इसके अंदर कुछ जोखिम है। और पेशे के रोजगार के अंदर बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। पूंजी आकार के आधार पर पूंजी जितनी लगानी है उतनी लगाओ। स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता है और यहाँ पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हित का हस्तांतरण कुछ औपचारिकता का हित का हस्तांतरण हो सकता है, पेशे के अंदर हित का हस्तांतरण नहीं होता है, रोजगार के अंदर हित का हस्तांतरण नहीं होता है। इस प्रकार हमने व्यवसाय, पेशा और रोजगार को तीनों को एक एक बिंदु के माध्यम से सीखा। विद्यार्थी से अपनी कॉपी में लिखे। धन्यवाद। आगे हम और भी कई चीजें व्यवसाय के संदर्भ में, व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसे अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करें विद्यार्थी।